Hello, very good morning to all of you. Students, today I will discuss about the chapter 8, class 11th, fluidity of the membrane and the experiment of Frey and IDD. स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आज हम फ्लूइडिटी क्या है मेम्ब्रेन की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइडिटी of plasma membrane Frey and Added experiment. Students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि all the biological membranes are not symmetrical and they are bilipid layer structure. अगर हम एक फास्फोलिपिड की बात करें तो ये फास्फोलिपिड की ये लॉन्ग फैटी एसिड की चेन है, फैटी एसिड चेन है, और जबकि ये हमारा फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट हेड ग्रुप है, पोलर हेड है। ये हमारा नेचर में होता है हाइड्रोफिलिक और ये है नेचर में हाइड्रोफोबिक। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फास्फोलिपिड्स इस तरीके से अरेंज रहेंगे, ऐसे अरेंज हैं। ये भी फास्फोलिपिड हैं। और ये इनकी फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन, यानी ऊपर वाला पोलर हेड और ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन, जो कि नेचर में हाइड्रोफोबिक है। ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने को। इनके बीच बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मौजूद है। इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, लिपिड एंकर प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट ब्रांचिंग्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेरिफेरल, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने कल देखा था। इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। यानी जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ही मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगी। ये स्ट्रक्चर हमने कल देखा था।
फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल कहता है कि ये लिपिड मॉलिक्यूल्स विद इन द सेम प्लेन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये फैट मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ जा सकता है। यानी ये फास्फोलिपिड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी पोजीशन को विद इन द सेम प्लेन, जिसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं या लेटरल डिफ्यूजन कहेंगे, तो लेटरल डिफ्यूज होते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को अल्टर करते हैं। दूसरा है कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं ये परमेजेस हैं, पी टाइप परमेजेस हैं। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फ्लिप फ्लॉप मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि इसको फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया, फ्लूइड वर्ड क्यों लगाया गया, तो ये मेम्ब्रेन आपने देखा होगा जैसे लिक्विड है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ कंडीशंस में फ्लूइडिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी लिक्विड नेचर को चेंज करती है। जैसे आपने ऑयल देखा होगा, क्योंकि ऑयल थोड़ा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडेड है, तो ये उससे थोड़ा कम फ्लूइडेड है ऑयल से। लेकिन ऑयल आपने देखा होगा, ऑयल को हाथ में ले लो तो वो उसकी अपनी फ्लूइडिटी रहती है, वो मुड़ सकता है और जिस कंटेनर में रखेंगे उसका साइज शेप सब गेन कर लेता है। यानी ये लिपिड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते रहते हैं, सेम जैसे ऑयल में वाटर में डिफ्यूजन होता रहता है, और तभी इसको फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल कहा गया है। अब आते हैं कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के क्या क्या केसेस हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द फ्लूइडिटी। फैक्टर्स affecting membrane fluidity. membrane fluidity ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा केस है टेम्परेचर। यदि हम मेम्ब्रेन को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दें तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इनको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और जिसकी वजह से इनके बीच के जो बॉन्ड हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं और ये फ्री होकर के अपनी पोजीशन को चेंज करने लगते हैं, या इनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड हो और आप अपनी स्किन को टच करके देखें तो आपकी स्किन टफ हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ समर डेज। तो ये टफनेस क्यों है, क्यों आपकी मेम्ब्रेन टफ हो गई, क्यों आपकी स्किन टफ हो गई? क्योंकि स्किन सेल से ही तो बनी हुई है, और सेल है तो मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेम्परेचर कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी लेस होने की वजह से इनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से ये टाइट दिखती है। तो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इफ द टेम्परेचर increases the membrane fluidity also increases।
बढ़ जाएगी, और अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो बर्न हो जाएगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके जितने भी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये उससे डिसोसिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक तो ये केस हो गया टेम्परेचर का, जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दूसरा केस है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का, वो ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा फास्फोलिपिड है जो समस्त एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है, वहां पर ये प्रेजेंट नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर देखा होगा, ये कोलेस्ट्रॉल हमने पॉइंट किया हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल को हम बढ़ा देंगे तो लिपिड फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस होने की वजह से ये इनके बीच का जो लेटरल डिफ्यूजन है इसको रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। यानी हम ये कहेंगे कि द कोलेस्ट्रॉल अगर हम बढ़ाएंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। amount of cholesterol increases the membrane fluidity decreases, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीजेस। और अगर हम इसको घटा देंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल is inversely proportional to membrane fluidity. मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये कुछ केसेस हैं कि टेम्परेचर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें, यदि हम पीएच वैल्यू को, इफ पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो इफ द पीएच वैल्यू इज डिक्रीज कर जाएगी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो पीएच वैल्यू भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट, डी फ्रे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को ब्रेंटन 1968 इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू इसको वाच किया था। यानी हम ये कहें कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को
मेजर कैसे किया जाता है, उसको देखा कैसे जाता है, तो इसको देखा जाता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इसके थ्रू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेजर किया जाता है, देखा जाता है। और ये ब्रेंटन 1968 इन्होंने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल का जब एविडेंस दिया तो इसको रिप्रेजेंट किया था। कैसे? इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक मेम्ब्रेन को लिया और उस मेम्ब्रेन को एक जगह पर फिक्स किया, जिसको ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट कहते हैं, उससे स्टेन किया, यानी टैग किया उससे एंटीबॉडी से। और दूसरी मेम्ब्रेन को रेड कलर की डाई से स्टेन किया, टैग्ड किया उसको, एंटीबॉडी से उसको टैग्ड किया, जिसको रोडोसिन कहते हैं। अब जब इन दोनों मेम्ब्रेन को आपस में रखा तो इन्होंने देखा कि जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर की है और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर रखी जो रेड कलर की। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि जब इनको लेजर बीम इनके ऊपर डाली गई तो इनका जो जी वाला अरेंजमेंट था ये कंटिन्यूअस ना हो करके अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको देखा तो जो मेम्ब्रेन थी ये दोनों मेम्ब्रेन्स जी और आर और जी इस कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई दी, यानी ये आपस में इंटरमिक्स हो गई, जिससे ये बताया गया कि लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप मोमेंट या लेटरल डिफ्यूजन करते रहते हैं। और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का इन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल रिप्रेजेंट किया। अब हम आते हैं एक दूसरा मेन एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही एक ठोस प्रमाण है, एविडेंस है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में। तो मोबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन ड्यू टू द फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड bilayer was elucidated by classical experiment of D. Frey and M. Aldrin in 1970 when they were research scholar of John Hopkins University. जब ये जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे तो 1970 में इन्होंने जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इन प्रोटीन्स और लिपिड बाइलेयर के बीच में जो डिफ्यूजन देखा इन्होंने, उसका एक एविडेंस इन्होंने दिया। तो they used two different type of cell cultures having the different surface antigen, जिनके पास अलग अलग एक सरफेस एंटीजन था, यानी प्रोटीन थी, और सेल फ्यूजन अचीव्ड बाय द यूज ऑफ सम फ्लोरोजिन
such as the inactive para-influenza virus, जिसको सेंडई के नाम से जाना जाता है। देखिए, फ्रे and M Added-in experiment। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। When the Frey and M Added-in were the research scholar in John Hopkins University they elucidated about the membrane fluidity in 1970। अब कैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, तो इन्होंने 2 सेल कल्चर को लिया। एक तो इन्होंने माउस सेल लिया और माउस सेल के पास अपना खुद का एक सरफेस एंटीजन होता है। जितनी भी सेल हैं एनिमल टू एनिमल, स्पीसीज टू स्पीसीज, ये सेल अपने सरफेस पर स्पीसीज स्पेसिफिक सरफेस एंटीजन्स को बियर करते हैं। Students always keep in mind कि everywhere, every time, much more thousands of bacteria are moving continuously, but only little bacteria affect our life. Why? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, नीट में कई बार पूछा गया, गेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि many more bacteria are present in environment but only few are affect the human life। इसका मतलब है कि हैं तो बहुत सारे, लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया, लेकिन हमारी स्किन पर उनके वो बाइंड नहीं कर पाते, अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी स्किन पर उनके बहुत सारे केसेस हैं कि एंटर नहीं कर पाते। अगर वो एंटर कर भी जाएं तो वो एक स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करेंगे। अगर उनके बाइंड करने का सरफेस एंटीजन हमारी सेल पर मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद है, तभी वो बाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज वो बाइंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें हार्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, और वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ जब तक बाइंडिंग नहीं करेंगे, कोई भी लिगैंड बाइंड नहीं करेगा, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को चेंज या अल्टर नहीं करता। तो ऐसे ही माउस सेल इन्होंने लिया और इस माउस सेल के पास अपने खुद के एक सरफेस एंटीजन है, इसके पास खुद के अपने एक सरफेस एंटीजन मौजूद रहते हैं।
और एक इन्होंने एनिमल सेल को लिया, एरिथ्रोसाइट्स को लिया। एनिमल सेल की एरिथ्रोसाइट की बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे, जिसके पास अपने खुद के सरफेस रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि माउस सेल को ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से टैग्ड किया। इसको ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से टैग्ड किया और जो दूसरी एनिमल सेल है उस एनिमल एरिथ्रोसाइट्स को, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं होमेन एरिथ्रोसाइट को रेड कलर की फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से टैग किया। इसको कहा इन्होंने फ्लोरिसिन। ये है आपका ग्रीन फ्लोरिसिन, ग्रीन फ्लोरिसिन। फ्लोरिसिन। और ये है आपका रेड रोडोमोन। ये है रेड कलर की एंटीबॉडी रोडोमोन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स को किस तरीके से फ्यूज किया जाए, तो फ्यूज करने के लिए भी एक सरफेस एंटीजन की आवश्यकता हुई। तो इन्होंने इनएक्टिवेटेड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस को लिया। यह है आपका फ्लोरिजन, यानी इसको हम कहेंगे फ्यूजोजन, जो इन मेम्ब्रेन्स को आपस में फ्यूज कराएगा। अब ये फ्यूज क्यों कराएगा? क्योंकि इसके पास इस वायरस को कहा गया सैंडी वायरस। इसको सैंडी वायरस का नाम दिया गया। इसको कहा गया कि ये सैंडी वायरस है। इसमें लाइसोफॉस्फेटाइड्स क्या क्या इसमें मौजूद था और क्यों ये फ्यूज कराएगा? इसमें मौजूद है लाइसोफॉस्फेटाइड्स, oleic acids, एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आवश्यकता पड़ी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट किया गया। इसमें जो लाइसोफॉस्फेटाइड्स है
ये मेम्ब्रेन्स को फ्यूज करने में मदद करता है। जब इन्होंने दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में फ्यूज किया, इनको आपस में फ्यूज किया, तो देखा क्या कि फ्यूजन के बाद एक हेटेरोकैरियन बना। हेटेरोकैरियन बना और ये हेटेरोकैरियन दो तरीके की फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज को बियर करता है। जैसे जो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट थी वो माउस सेल की है, और रेड कलर की जो रोडामिन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी है ये ह्यूमन एरिथ्रोसाइट की है, जो रेड कलर की थी। जब इन दोनों को फ्यूज किया तो दो अलग अलग एक डिस्टिंक्ट रीजन बने, और ये डिस्टिंक्ट रीजन आर था, कहीं पर ग्रीन थे, फिर आर, फिर ग्रीन, आर, ग्रीन, आर, ग्रीन, आर, ग्रीन। इस तरह का एक अरेंजमेंट मिला, हेटेरोकैरियन मिला, जिसको हेटेरोकैरियन कहा गया। ये हेटेरोकैरियन मिला। इसके बाद एक टाइम तक तो इनको डिस्टिंग्विश किया गया, लेकिन अबाउट 40 मिनट के बाद अभी तक तो ये अलग अलग तरीके से, यानी ग्रीन वर्सेस रेड में इनको थोड़ी देर तक तो देखा गया, लेकिन आफ्टर 40 मिनट फ्यूजन के बाद देखा गया तो ये आपस में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं हो रहे थे, आपस में मिक्स हो गए। मिक्स्ड टुगेदर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो फास्फोलिपिड्स थे कि आपस में ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स हो गए, और 40 मिनट के बाद ये